हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें कल हमने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो आज हम जानेंगे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी जो प्रोसेस है हम उसे डीप में समझेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास कल हमने बात की थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम क्यों कर रहे थे, जब हमने क्या किया, जब हमने डीएनए का आइसोलेशन किया। उसके बाद हमने क्या किया, आइसोलेशन यानी डीएनए को हमने क्या किया, किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला। उसके बाद हमने डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया, यानी कि डीएनए को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे मेन डीएनए से उसे हमने अलग किया। उसके बाद हमने क्या करना था कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था, पूरे मिक्सचर में था, यानी उसका पूरा मिश्रण हमारे पास था और हमें वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे वहां से निकालना था। और उसी के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिनमें डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए के जो पीस होते हैं, उन्हें अलग अलग किया जाता है। और किस बेस पे किया जाता है? उनके साइज के बेसिस पे, यानी आकार के बेस पे, और चार्ज यानी कि आवेश के बेसिस पे उन्हें अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड हैं, पहला है जेल और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होगा, यहाँ पे जेल भी प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हम जानेंगे जेल के बारे में। क्या बात की थी हमने कल जेल के बारे में? हमने कहा था जो जेल है इससे हम पूरा जो इसका नाम है वो क्या है, एग्रोस जेल है। तो एग्रोस जेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एल्गी से। और किस प्रकार की एल्गी से? रेड एल्गी से हमें एग्रोस जेल प्राप्त होता है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, जो एग्रोस जेल है वो पाउडरी फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास होता है, यानी कि ये जो पाउडरी फॉर्म है फिर क्या होता है, इसे हीट किया जाता है किसके साथ? बफर के साथ। तो इसे जब बफर के साथ हीट किया जाता है उसके बाद इसे कोल्ड यानी कि ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। तो हमारे पास फिर क्या है, यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे स्क्वैशी जेल आ जाते हैं। अभी तक क्या आपको बताया गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज हो रहा है, कि जो डीएनए के जो हमने पीसेस किए थे, डीएनए के पीसेस को हमें अलग अलग करना था, तभी हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर रहे हैं। और वहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा है, एक तो जेल का यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हो रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जेल को हम कहाँ से लेते हैं? एल्गी यानी शैवाल जो होते हैं, रेड एल्गी से हम एग्रोस जेल को लेते हैं। एग्रोस जेल कैसा होता है? पाउडरी फॉर्म में आता है। इस पाउडर को बफर के साथ हीट किया जाता है और उसके बाद जब इसे कोल्ड ठंडा होने दिया जाता है तो हमारे पास फिर जेल आ जाता है। जेल की क्या विशेषता हमने देखी थी कि जेल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये क्या थी, ये था जेल के बारे में कि जेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार की एल्गी से हमें प्राप्त हो रहा है, रेड एल्गी से हमें प्राप्त हो रहा है। ये आपके पास एक इमेज है और ये जो आपको ब्लू कलर में ये जो शीट दिख रही है ये पूरी क्या है, ये जेल की यहाँ पे शीट है। उसके बाद हमने देखा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से हो रही है। सबसे पहले हम ये जो डायग्राम है इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले इमेज में हमने क्या देखा, हमने जो डीएनए था, मिक्सचर ऑफ डीएनए था। अब मिक्सचर ऑफ डीएनए यानी डीएनए के मिश्रण में क्या क्या है, उसमें बहुत छोटे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, यानी जिस जीन की हमें आवश्यकता है वो जीन भी होगा, और जो पूरा डीएनए है वो भी वहां पे होगा। तो पूरा मिश्रण हमारे पास आ जाता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक जेल की शीट ली। ये जो पूरी एक शीट क्या है, ये जेल की शीट है। ये अब यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में हमने क्या किया कि डीएनए के मिक्सचर को इन बॉक्सेस में हमने डाल दिया। इन बॉक्सेस में डालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे जनरेट करना था। तो हमने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किए, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, और कैथोड पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है। साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि जो डीएनए पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने कहाँ पे डीएनए के मिक्सचर को डाला, कैथोड पे। कैथोड क्या था, नेगेटिव था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डीएनए के मिक्सचर को डाला, यहाँ पे पावर सप्लाई की गई, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया।
तो ये जो डीएनए के जो सेगमेंट थे ये इधर की ओर मूव करने लगे, किधर की ओर, एनोड की तरफ, यानी कि प्लस चार्ज की ओर, क्योंकि ये क्या हो रहे थे, डीएनए के जो सेगमेंट थे, डीएनए के जो पीस थे वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होने लगे और इनकी जो गति है वो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिली। तो सेकंड जो इमेज हमारे पास है, यहाँ पे क्या हुआ, अब जो डीएनए के जो सेगमेंट थे वो क्या हो गए, अरेंज हो गए अलग अलग। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो ब्लू डॉटेड में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, डीएनए के सेगमेंट हैं। तो जो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स थे, जो लंबे मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या है, आगे आगे हमें देखने को मिले, और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स थे, जो छोटे सेगमेंट थे डीएनए के, वो पीछे हमें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो छोटे पीसेस थे वो जो जेल था, जेल के छेद यानी कि जो पोर थे, पोर में से आसानी से निकल जा रहे थे और लंबी दूरी तय कर रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लंबे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो पोर्स थे, वो जो छिद्र थे, उनमें से इजीली वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमें लॉन्गर मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, लॉन्गर, और यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा, हमने जब देखा तो यहाँ पे अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, और उसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से निकाल लेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को विजुअलाइज करना पड़ेगा, डीएनए को देखना पड़ेगा। कल मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए का कोई कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए के सेगमेंट है वो अरेंज हो गए हैं, बट अभी भी हमें जो डीएनए है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो डीएनए को देखने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक डाई यूज की थी। तो इसके बाद यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी कि जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस प्रकार से हो रही है। अब हम देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए को हम किस प्रकार से विजुअलाइज करते हैं, यानी कि डीएनए को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आज नई हेडिंग आती है वो आती है विजुअलाइजिंग द डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट को हम किस प्रकार से देखते हैं। क्या है, आपके पास यहाँ पे एक इमेज है और ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट है। तो हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे, वंस द फ्रेगमेंट हैव बीन सेपरेट वी कैन examine the gel and see what size of bands are found on it। अब उससे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, इन्हें हम डीएनए के बैंड कहते हैं। तो आपको क्या यहाँ पे बताया गया है कि एक बार जब जो सेगमेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो अब हम उन्हें क्या करते हैं, उनके साइज के बेसिस पे हम उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, व्हेन जेल इज स्टेन विद डीएनए बाइंडिंग डाई। अब डीएनए बाइंडिंग डाई कल मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे क्या होगा, जो जेल है, जेल में जो फ्रेगमेंट है वो सेपरेट हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे एक डाई का यूज करेंगे। डाई का यूज क्यों करते हैं, हम रंगने के लिए, कलर करने के लिए, ताकि कोई चीज अगर कलरलेस है तो हम उसे कलर करेंगे और कलर के थ्रू हम इजिली उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है, डीएनए बाइंडिंग डाई का यूज हो रहा है। और डीएनए बाइंडिंग डाई का नाम क्या मैंने आपको कल बताया था, इसका नाम मैंने आपको बताया था इथिडियम ब्रोमाइड। तो आपको क्या करना है, आपको इस डाई का नाम याद रखना है क्योंकि बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने जेल में क्या किया कि डीएनए बाइंडिंग डाई को डाला, जिसका क्या नाम था, इथिडियम ब्रोमाइड था। इथिडियम ब्रोमाइड को हमने डाला, तो क्या हुआ, उसके बाद जो डीएनए था वो क्या हो गया, कलर हो गया, उसमें डाई हो गया। लेकिन अभी भी हमें डीएनए क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें डीएनए कब दिखाई देगा, जब हम यहाँ पे यूवी लाइट का, यानी यूवी लाइट का यूज करेंगे। यूवी लैंप से क्या होगा, यूवी लाइट निकलेगी, तो तब जाके क्या होगा, हम डीएनए को देख सकते हैं। तो क्या होगा उसके बाद, द डीएनए फ्रेगमेंट विल ग्लो अलाउिंग अस टू सी द डीएनए प्रेजेंट एट अ डिफरेंट लोकेशन ऑन लोकेशन द लेंथ ऑफ द जेल। यानी कि क्या होगा, जब हमने क्या किया, डीएनए को डाई किया, डीएनए को किस चीज से डाई किया, इथिडियम ब्रोमाइड से। उसके बाद हमने क्या किया, यूवी लैंप का यूज किया, यूवी लैंप से यूवी लाइट निकली और उसके बाद हमें डीएनए दिखाई दिया। तो किस कलर का दिखाई दिया, ऑरेंज कलर का हमें दिखाई दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, अ वेल डिफाइंड लाइन ऑफ अ डीएनए ऑन अ जेल इज कॉल्ड बैंड। क्या आपको कहा गया है कि जो जेल में, जो अभी आपको जेल में जो छोटे पीसेस, बड़े पीसेस जो भी आपको दिखाई दिए हैं डीएनए के, उसे हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे ईच बैंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि हर एक पीस में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट होगा ऑफ द सेम साइज दैट हैव ऑल ट्रेवल एज ग्रुप टू द सेम पोजिशन. A single DNA fragment or even a small group of DNA fragment would not be visible by itself on a gel. क्या आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डीएनए के चाहे छोटे पीसेस हो यानी छोटे फ्रेगमेंट हो या बड़े फ्रेगमेंट हो, ये क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि हम इन्हें डाई ना करें और यूवी लैब से ना देखें. तो यहाँ तक हमने क्या बात की थी, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है. हमने कहा था बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं. अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग हमने देखी तो हमने क्या कहा, किसी भी काम को बहुत जल्दी से और उसे आसान तरीके से करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेक्निक कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं. टेक्नोलॉजी से क्या होता है, कोई भी काम बहुत ईजिली हो जाता है और क्या होता है, आसान तरीके से होता है, जल्दी होता है, क्विक होता है. प्लस जो प्रोसेस होती है बहुत स्पेसिफिक होती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे क्या होगा कि टेक्निक का यूज होगा, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में दोनों ही चीजें यूज हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्निक यूज हो रही है. और क्या पढ़ रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के हमने जब प्रिंसिपल देखे थे तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की थी. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या कहा था, सिंपली हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना है, दो ऑर्गेनिज्म है. अब हमने क्या किया कि हमने कहा था बायोटेक्नोलॉजी में कि जो चीजें हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, कोई भी काम है क्या होता है, इजी होता है, क्विक होता है और स्पेसिफिक होता है. अब हमने जब इंसुलिन का एग्जांपल लिया था तो हमने कहा था कि पहले क्या होता था, इंसुलिन का जो जीन है वो कहाँ से निकालते थे हम, एनिमल से निकालते थे, जैसे गाय वगैरह को काट के वहाँ से जीन निकाला और ह्यूमन बींग्स में डाल दिया. क्योंकि आप देखते हो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है, क्यों बढ़ रही है, इंसुलिन की कमी के कारण. तो इंसुलिन की जब अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसे इंसुलिन का हमें इंजेक्शन देना होता है. इंसुलिन को हम कहाँ से निकाल रहे हैं, हम एनिमल से निकाल रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी प्रोसेस है, यहाँ पे एनिमल्स भी क्या हो रहे हैं, उन्हें किल करना पड़ रहा है. तब हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया. कैसी टेक्नोलॉजी थी, बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी थी और बहुत क्विक थी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो इंसुलिन के जो जीन है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. किस प्रोसेस के द्वारा किया हमने, हमने यहाँ पे किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा. क्या किया हमने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या देखा कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन हमने निकाला और या तो आप उसे कल्चर कराएंगे, ग्रो कराएंगे, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे. तो इसी प्रोसेस को हम अब हमने क्या करना है, उस डीएनए में जो पर्टिकुलर जो विशिष्ट जीन की हमें आवश्यकता है उसे हमने क्या करना है, कट करना है. तो हमने क्या किया, अब उसका इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की कटिंग हो रही है. डीएनए की कटिंग के बाद अब हमने क्या किया कि डीएनए के जो पीसेस थे उन्हें अलग अलग किया. इसे हम कह रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आप पूरा याद रखेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने कितनी प्रोसेस अभी तक पढ़ ली हैं, हमने आइसोलेशन पढ़ लिया है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया है, उसके बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया है, यानी सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट पढ़ लिया है. इसके बाद हमारे पास जो आता है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है. अब हमने क्या किया, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो जीन होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो दो यहाँ पे क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं. एक तो क्या होगा, ये हमने कहा ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये हमने कहा ये ऑर्गेनिज्म बी है. अब इसका जेनेटिक मटेरियल हमें कहाँ डालना है, यहाँ डालना है. तो या तो हमने कहा यहाँ पे दो चीजें हैं. या तो हमने कहा ये डायरेक्ट है, या तो हमने कहा ये डायरेक्ट प्रोसेस है, यानी हम डायरेक्टली इसे डाल दे रहे हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो जीन है उसे हम डायरेक्टली एक प्राणी से दूसरे प्राणी में डाल सकते हैं, या फिर हमने कहा ये इनडायरेक्ट है.
इनडायरेक्ट यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ का यूज़ हो रहा है। मैंने कहा था जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नॉर्मली हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। आपने क्या लिया, अपनी स्कूटी ली, आपने अपनी गाड़ी ली या फिर बस ली, कुछ भी आपने लिया, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करें, किसी साधन का यूज़ कर रहे हैं और इस साधन को हमने क्या कहा था, वेक्टर कहा था। यानी अगर वेक्टर के द्वारा हो रहा है तो कैसा होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसफर होगा, और अगर बिना वेक्टर के होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, यहाँ पे वेक्टर की हेल्प से करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है कि ये जो विजुअलाइजिंग द डीएनए फ्रेगमेंट है, इसके सारे जो पॉइंट है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जीन को ट्रांसफर करना है। तो किस प्रकार से करना है, वेक्टर का यूज करके करना है। तो हमने क्या किया, अभी आपको ये इमेज नहीं देखनी है, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप देखेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वेक्टर के का यूज करके हमने जो जीन है वो ट्रांसफर करना है। ये हमारा क्या है, वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है। अब क्या हुआ, इस वेक्टर में हमने सबसे पहले क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है और इस वेक्टर को हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म बी में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हमने यही देखा था कि ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये है ऑर्गेनिज्म बी है। अब यहाँ से जो जीन का जो ट्रांसफर हो रहा है, हमने क्या किया, आइसोलेशन किया, फ्रेगमेंटेशन किया, सारी चीज़ें कर ली हैं। अब यहाँ से इसका ट्रांसफ़र यहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर को यूज़ करेंगे और वेक्टर को इसके अंदर डालेंगे, ताकि क्या होगा, ये जो जीन है इसके अंदर चला जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीन को, ये जो जीन है इसे हमें वेक्टर के अंदर डालना पड़ेगा, और वेक्टर के अंदर डालने के लिए हमें जीन जो वेक्टर है इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर की कटिंग कर दी। इस प्रकार से हमने वेक्टर को काटा और यहाँ पे जो जीन था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जीन है, ये हमारा जीन है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जीन को ऐड कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब हमने इसे ऐड किया, इस वेक्टर को अब हमने ऑर्गेनिज्म बी के अंदर डाल दिया, वेक्टर पूरा का पूरा वहाँ अंदर जाएगा और यहाँ उसी के साथ ये जो जीन है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, जो वेक्टर है वेक्टर की कटिंग हो रही है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हमने डीएनए की कटिंग की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जब डीएनए की कटिंग की थी तो हमने वहाँ पे जेनेटिक सीजर का यूज़ किया था, जिसे हमने कहा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे जिस एंजाइम का यूज़ हम डीएनए को, ये जो पीस ऑफ इसे काटने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो जेनेटिक सीजर थे उसे काटने के लिए हमने क्या किया था, जिस सीजर का यूज़ किया था उसी सीजर का यूज़ हम वेक्टर को काटने के लिए यहाँ पे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, हमने क्या किया था, हमने पूरा जब डीएनए आइसोलेट किया था, डीएनए पूरा निकाल लिया था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, यानी कि हमने क्या किया, ये पूरा डीएनए है। अब यहाँ पे क्या था, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसे काटने के लिए हमने क्या किया था, जेनेटिक सीजर का यूज किया था, जिसे हमने क्या कहा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने के लिए किया है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी उसी एंजाइम का यूज हम क्या करेंगे, वेक्टर को काटने के लिए यूज करेंगे। यानी दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जिस जीन को हमने यहाँ से डीएनए से आइसोलेट किया, उसी जीन को अगर हमें वेक्टर में डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम जेनेटिक सीजर का यूज करना पड़ेगा। तो ये हम क्यों करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हम थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ से मिले हैं, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम जीन ट्रांसफर से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, यानी कि आरएम सिस्टम। क्या होता है ये सिस्टम, इसे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इस इमेज को देखेंगे। हमारे पास क्या है, एक इमेज है। अब ये जो आपके पास सेल है ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ये है बैक्टीरिया की एक सेल है। तो क्या हुआ, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो हमें प्रोकैरियोट से मिलते हैं।
हाँ, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बैक्टीरियल सेल थी, ये जो पूरी हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, और ये क्या है, वायरस है। ये वायरस है। क्या हुआ, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल थी, यहाँ पे कोई एक वायरस आ गया, उस वायरस ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया पे अटैक कर दिया। जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये क्या करता है, ये इसका ये जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए को ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे डाल देता है। तो जब ये क्या क्यों डालेगा, ये वायरल डीएनए को क्यों डालता है, क्योंकि वायरल डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तेजी से वृद्धि करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारे नए वायरस को प्रोड्यूस करेगा। और ये वायरस क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। एट लास्ट क्या होगा, यहाँ पे वायरस ने क्या किया, वायरल डीएनए अंदर डाला। वायरल डीएनए क्या करेगा, जो बैक्टीरिया की जो सेल थी उसे खत्म कर देगा, उसे किल कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जो वायरल डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, यह है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे एक एंजाइम होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये जो वायरल डीएनए है इसे काट देता है। और कहाँ से काटेगा, स्पेसिफिक साइट से, विशिष्ट जगह से काटेगा। यानी ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड क्लीव वायरल डीएनए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको इमेज दिख रही है ये क्या है, यही है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, यहाँ पे आप ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, यहाँ पे 2 पीस कर दिए, किसके, वायरल डीएनए के। अब जैसे ही वायरल डीएनए के अलग अलग पीस हो जाते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल को ये क्या करेगा, कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पे जिस एंजाइम ने काटा उसी एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। क्या हो रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि बैक्टीरियल सेल को ये क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब हमने कहा कि जब डीएनए, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये वायरल डीएनए को काटता है तो विशिष्ट जगह से काटता है। क्या होती है विशिष्ट जगह, तो हमने कहा था रिकॉग्निशन साइट की भी हमने बात की थी। तो आप देखेंगे जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे कि आपने देखा एक जो कुछ न्यूक्लियोटाइड है CCC GGG। तो फॉर एग्जांपल कि किसी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो रिकॉग्निशन साइट है वो ये है, जहाँ पे भी ये न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे कट मार देते हैं। ये जो हमारे क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ये है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसने क्या किया, इसकी रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे है, यहाँ पे तो इसने यहाँ पे कट मार दिया, अगर यहाँ पे तो इसने यहाँ पे कट मार दिया। तो वैसे क्या होती है, इनकी कुछ विशिष्ट क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। हमारे पास कुछ वेक्टर भी ऐसे हैं कि जो क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी क्या होती है, विशिष्ट क्या होती है, साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट होती हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एक बैक्टीरियल सेल थी, बैक्टीरियल सेल पे क्या हुआ, एक वायरस ने अटैक कर दिया। जब वायरस ने अटैक किया तो इसने क्या किया, जो अपना वायरल डीएनए था, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल इसने क्या किया, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही जो वायरल डीएनए अंदर आएगा, वायरस का डीएनए अंदर आएगा, ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय होने से, यानी कि नष्ट होने से बचाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि वायरल डीएनए को क्या करता है, जाता है और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक साइट को पहचानता है। जैसे ही उसे वो विशिष्ट जगह मिल जाती है वहाँ पे कट मार देता है, और इस प्रकार से जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए 2 पीसेस में क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो जब यहाँ पे ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो फिर ये जो वायरस है वो इनएक्टिव हो गया, और जो बैक्टीरिया सेल को इसने क्या कर दी, सुरक्षा प्रदान कर दी। तो यहाँ पे तो हम जान गए हैं कि जो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। पर हमारे माइंड में अब एक और क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल जो इसने यहाँ पे साइड रिकॉग्नाइज की है, एक साइड यहाँ पे रिकॉग्नाइज की, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज की, तो यहाँ पे क्या है, यही साइड आप देखेंगे यहाँ पे भी तो हो सकती है। यानी कि जो विशिष्ट जो जगह थी, जो रिकॉग्निशन साइट थी, इसने जो वायरल डीएनए में खोजी, वो ये जो बैक्टीरिया के डीएनए में भी खोज सकता है, क्योंकि वो जो साइट होंगी वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी। जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं और कुछ न्यूक्लियोटाइड को ये क्या करते हैं, काट देते हैं, वो विशिष्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं और अलग अलग जो एंजाइम्स होता है उसकी जो काटने की जो साइट होती है, जो रिकॉग्निशन जो साइट होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे है ए, बी, सी, डी और ई। अब हमने कहा एक एंजाइम्स है वो वहां से काटता है जहां पे ए प्रेजेंट है तो वो यहाँ से काटेगा। हमने कहा एक एंजाइम है वो वहां से काटते हैं जहाँ पे डी प्रेजेंट है तो वो यहाँ से काटेगा। सेम वैसे ही क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड को पहचानते हैं और हर एक जो एंजाइम होता है उसका एक स्पेशल क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी कि वो उस साइट को पहचानता है और वो उसी को वहां पे काटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिकॉग्निशन साइट इस एंजाइम को वायरल डीएनए में मिली वही रिकॉग्निशन साइट जो इस एंजाइम को बैक्टीरिया के डीएनए में भी मिल सकती है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसे भी ये काट सकता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये हो सकता है। पर इसे बचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। इसका नाम क्या है, मिथाइलेज है। यहाँ पे एक और एंजाइम, दो एंजाइम हमें मिले हैं, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और एक मिथाइलेज होता है। मिथाइलेज क्या करता है, जहाँ पे भी इस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देता है। ये है मिथाइल ग्रुप CH3, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यानी जहां जहां पे क्या होगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होगी वहां पे मिथाइलेज क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को लगा लेता है। जैसे ही ये मिथाइल ग्रुप को लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, यानी पहचान नहीं पाता, ये न्यूक्लियोटाइड को नहीं पहचान पाएगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइलेज प्रेजेंट है और इसलिए ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं काटता है। तो यही जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इन्हीं एंजाइम्स को हम यूज करते हैं किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हमने क्या देखा, हमने जब डीएनए की कटिंग की थी, हमने डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया था, तो हमने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका न्यूक्लियोटाइड क्या है और उसी न्यूक्लियोटाइड के आधार पर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे। कि यानी हमने कहा कि किसी हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, यानी यहाँ से हमें क्या करना है, काटना है। अब हम ढूंढेंगे कि किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट है वो CCC-GGG हो। अब हमें मिल गया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट CCC-GGG है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज किया और उस एंजाइम ने क्या किया, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे वहां पे काट दिया, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ से कट मारेगा। तो ये हमने क्या देखा, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कहाँ से मिलते हैं, यूकैरियोट से मिलते हैं, यानी कि किससे मिलेंगे, बैक्टीरिया से मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो मैकेनिज्म है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उससे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे वो प्रोकैरियोट से मिलेंगे। यहाँ पे मैंने यूकैरियोट कहा था, लेकिन यूकैरियोट नहीं होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्रोकैरियोट। यानी प्रिमिटिव सेल जो होंगी वहां पे क्या होगा, प्रिमिटिव सेल से मिलेगा, प्रोकैरियोट से मिलेगा। तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से मिलेंगे, हमें प्रोकैरियोट से मिलते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे जो डायग्राम के माध्यम से समझा, ये जो प्रोसेस है हम पूरा इसे अब पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, वायरस इन्फेक्ट द होस्ट सेल बाय इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू द सेल। यानी कि जो वायरस होता है वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है और अपने डीएनए को उस सेल के अंदर डालता है। सेल यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, दिस वायरल डीएनए हाईजैक द होस्ट सेल्स मैकेनरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरल प्रोजेनी रिजल्टिंग इन द होस्ट सेल डेथ। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, अब ये जो वायरल डीएनए अंदर जाता है तो ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी, प्रजनन के द्वारा ये अपने नंबर में क्या करेगा, वृद्धि करेगा और धीरे धीरे जो सेल है, जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जो वायरस है जहाँ पे अटैक कर रहा है, यानी कि बैक्टीरियल सेल क्या होगी, बैक्टीरियल सेल की फिर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट आपने देखा, टू ओवरकम द वायरल इन्फेक्शन मैनी बैक्टीरिया एंड आर्किया हैव इवॉल्व सेवरल मैकेनिज्म। यानी कि क्या होते हैं, इस हानि से ओवरकम करने के लिए या फिर सेल की डेथ होने से बचाने के लिए बैक्टीरिया में कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ प्रोसेस होती हैं। क्या होती हैं वो हम देखेंगे। अ मेजर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
क्या होते हैं? टू डिग्रेड द इन्वेडिंग वायरल डीएनए बाय क्लीविंग इट अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या होती हैं? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। कहाँ पे होंगे ये? बैक्टीरिया में होंगे। क्या है बैक्टीरिया? प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव, यानी कि जो प्रिमिटिव से हम क्या कहते हैं? जो पुराना होता है, प्राचीन होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए की जो स्पेसिफिक साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है, वहां से वायरल डीएनए को काट देगा। उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है? एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द होस्ट cell protect its own DNA being cleaved by employing other enzymes called methylase। क्या होता है कि जिस टाइम पे जो डीएनए है, अब जिस टाइम पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो वायरल डीएनए को काट रहा है, उसकी साइट को रिकॉग्नाइज करके, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को पहचान के, उसी समय क्या होता है? एक और एंजाइम होता है बैक्टीरियल सेल में, जिसे हम क्या कहते हैं? मेथाइलेज कहते हैं। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए होता है इसे बचाता है। किससे बचाता है? जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए में भी साइट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें पहचान के उसे भी काट सकता है। तो मेथाइलेज क्या करेगा? यहाँ पे मेथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। और कहाँ पे करेगा? जो रिकॉग्निशन साइट होंगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो इस प्रकार से क्या होगा? जब मेथाइल ग्रुप वहां पे जुड़ेगा तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अपनी जो रिकॉग्निशन साइट है उसे पहचान नहीं पाएगा, और इस प्रकार से क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसे नहीं काटेगा। नेक्स्ट आपने क्या देखा? विच मेथाइलेट एडेनिन और साइटोसिन बेस विद इन होस्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या हो रहा है? ये जो एडेनिन होता है और या फिर साइटोसिन होता है, यहाँ पे क्या करता है? ये वहां पे मेथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, फॉर ईच ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द होस्ट सेल प्रोड्यूस अ corresponding methylase and protect the host DNA from degradation। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मिथाइलेज ग्रुप होता है, उसने मिथाइल ग्रुप को वहाँ पे लगाया और बैक्टीरियल डीएनए के वहाँ पे क्या की? वहाँ पे उसे सेफ्टी प्रोवाइड की। तो ये जो प्रोसेस होती है, दीज एंजाइम्स मेक अप द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना या फिर रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना या फिर रोकना। क्या कर रहे हैं एंजाइम? रोक रहे हैं जो वायरल डीएनए है उसकी ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन आ रहा है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन आ रहा है? बैक्टीरिया के डीएनए में मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो गया। तो हमने इसे कंबाइन किया था रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कहा? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आपने क्या जाना? आपने जाना कि जो जो एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो कहाँ से हमें मिलते हैं? वो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट से मिलते हैं। साथ ही हमने जाना कि जो प्रोकैरियोट्स होता है वो कैसे काम करता है? एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि डिफेंस यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है बैक्टीरियल सेल को। किससे? वायरल डीएनए से। साथ ही हमने जाना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी काट सकते हैं। तो इसे जो बैक्टीरियल डीएनए को बचाने के लिए यहाँ पे एक और एंजाइम होगा, उसका नाम क्या है? मेथाइलेज है। मेथाइलेज वहाँ पे क्या करेगा? मेथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। आपको हर एक एंजाइम का नाम याद होना चाहिए, चाहे वो मेथाइलेज हो या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो। चलिए, इसके बाद साथ ही साथ आप ये जो इमेज है यहाँ पे भी इसे नोट करेंगे, क्योंकि आपको इस इमेज से ज़्यादा समझ आएगा कि यहाँ पे क्या ये जो प्रोसेस चल रही है वो किस चीज़ की प्रोसेस चल रही है। क्या आपने देखा यहाँ पे? यहाँ पे आपने क्या देखा? एक एंजाइम ये है जिसे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा था, एक एंजाइम ये है जिसे हमने मेथाइलेज कहा था। ये क्या है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है? ये क्या है? वायरल डीएनए है। और यहाँ पे ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है। तो ये जो डायग्राम है इसे आप एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है।
सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आगे हम जानेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनका जो नेमिंग है वो किस प्रकार से की जाती है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।